हेलो दोस्तों, 1.1 में आप सीखेंगे 1.1 एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम से एचसीएफ निकालना। चलिए देखिए, बहुत आसान तरीका है निकालने का। छोटे नंबर से आप बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। 225 में एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा। आप करके देख लेंगे, डिवाइड में बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम इसको एक बार देंगे। ये 0 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, ये कट जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसका कोशेंट में एक बार फिर यहीं से डिवाइड शुरू कर देना। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से हटा के अगली स्टेप में 90 से जो आपका रिमाइंडर बचा है उससे आपके कोशेंट में डिवाइड कर देना। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर एक ही बार जाएगा 90, तो ये बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4। फिर आपका जो रिमाइंडर बचा है उसका और एक बार जिससे डिवाइड करा था उसमें डिवाइड कर देना 90, ये खत्म, वहीं पर डिवाइड खत्म। फिर से देख लीजिए, छोटे नंबर का बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम आपको पढ़ाया जा रहा है। छोटे नंबर से बड़े नंबर डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बच जाता है उससे जिससे डिवाइड किया था उसमें दोबारा डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर बचता है फिर डिवाइड करिए, जब तक आपका डिवाइड पूरा ना हो जाए। जब डिवाइड खत्म हो जाए तो एक साथ तीनों के आंसर लिखिए। जैसे पहला नंबर था आपका 225, आपने डिवाइड किया था 135 से, आंसर आया था 1, रिमाइंडर बचा था 90। अगर फॉर्मूले को फॉलो करें तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और आगे आप देखेंगे कि अगला नंबर आपका था 135, जिसमें आपने डिवाइड किया था 90 से, आंसर आया था वहां भी 1, रिमाइंडर बचा था 45। तीसरा डिवाइड किया था आपने 90 को, किससे डिवाइड किया था? 45। देखिए अगले इसमें 90 से डिवाइड करा था, किसको डिवाइड करा था? 45 को डिवाइड हमने करा था। तो आप यहां आपका आंसर जो आया था वो लिखेंगे। तो आपने डिवाइड करा है 45 से, आंसर आया आपका 2 और रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा है। इसको भी ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एचसीएफ क्या होगा? तो आपका एचसीएफ होगा जिसके कारण आंसर आपका 0 आ जाएगा, यानी किसके कारण आए? 45 के कारण। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम। चैप्टर में अगली एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज को, उसमें सबसे पहले आपसे बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, मतलब हिंदी में कहा जाए तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आपके पास एक नंबर है 140, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम वही नंबर लेंगे जो प्राइम है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर निकालना है तो वही संख्याएं लेंगे जो अभाज्य है, मतलब जिनका किसी में भी डिवाइड नहीं जाता, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 140 का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो एंड के नंबर को देखिए। आखिरी में अगर आपको ये नंबर मिल जाए 2, 4, 6, 8 या 0, तो इन नंबरों में को अपने माइंड में बिठा लो। अच्छे से फिर से लिख देता हूं मैं आपके लिए, 2, 4, 6, 8 या 0। अगर ये नंबर आपको कभी किसी भी नंबर के एंड में मिल जाए तो हमेशा उस नंबर में 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड गया, 2 7 14, 0 वैसे ही आखिरी में 0 है, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 1 कैरी 1 हुआ, 2 5 10, 35 आया, क्योंकि आखिरी में 5 आ चुका है। अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, हम 3 से करके देखेंगे, पर इसमें 3 से भी डिवाइड नहीं जाएगा। तो अगला नंबर हम लेंगे 5। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे, यानी कि वो नंबर जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जो अदर नंबरों से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने यहां पर अब इसमें करा 5 से, तो 5 7 हुआ 35 और फिर 7 1 हुआ 7, यानी कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है 2 × 2 × 5 × 7। जैसे आप लिख सकते हैं कि अगर 2 बार आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 5 वैसे ही × 7 वैसे ही। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके 140 का सॉल्यूशन। तो इसी एक्सरसाइज के 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक और क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है 5005। अब हम इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आखिरी का नंबर देखेंगे, आखिरी में दिख रहा है 5, इसका मतलब इसमें 2 से तो नहीं जाएगा। अगर 2 से नहीं जाएगा तो पहले हम 3 से करके देखेंगे। तो आपको सबसे अच्छी बात बता देता हूं, आप रफ में क्या करें कि पहले डिवाइड करके देख ले कि 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। डायरेक्ट वहां पर डिवाइड मत करके देखिए, इससे आपको कॉपी में काटा पीटी करनी पड़ सकती है। तो 3 1 3, बीच में 2 0, 3 6 18, 2 बचा, कट गया 0, 3 6 18,
2 और फिर आखिरी में बचा 5 और 3 के टेबल में 25 नहीं आता। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बता देना चाहता हूं, इस तरह से करके देखोगे तो काटा पिटी नहीं करना पड़ेगा, वरना बार बार वहां करके देखोगे तो इतनी काटा पिटी होगी, इतनी काटा पिटी होगी कि तुम्हारी फेयर कॉफी अनफेयर बन जाएगी। अच्छा नहीं लगता ना। चलिए इसमें 3 से तो नहीं गया, अब 3 से नहीं गया तो 5 से तो कंफर्म जाएगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, अगर आखिरी में 5 है तो पहले आप 3 से ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर 3 से नहीं जाता है तो ये कंफर्म है कि 5 से तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक है। चलिए अब आखिरी में फिर से आ गया है 1। अब हम इसको 5 से तो कर चुके हैं, आखिरी में 5 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अब ये 5 से तो नहीं जाएगा। तो अगला नंबर हमें ट्राई करना पड़ेगा 7। हम आप बोलेंगे सर 6 को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं होता है, उसमें 2 से डिवाइड चला जाता है। प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल होते हैं। जैसे मोबाइल में लेकर अपन सेल्फी लेते हैं ना, अपना कैमरा अपने हाथ, जस्ट लाइक कि अपना कैमरा अपने हाथ और किसी के हाथ में नहीं देना है, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 7, 3 बचता है 0, 7 4 28, कैंसिल हुआ 2, ओहो चला गया चला गया चला गया। कितनी बार चला गया? 7 बार चला गया। देख लीजिए आपके सामने है, 7 1 7, 3 बचा है 0, 7 4 28 करा है, ये 2 बचा है, 1 बचा है, 7 3 21। चलिए अब आगे करके देखते हैं। अब 7 से 143 में जाएगा क्या? 7 2 14 नहीं भैया, 7 से तो नहीं जा रहा। तो अगला नंबर आप 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, अब आपको लेना पड़ेगा 11। तो 11 से ये चला जाएगा। 11 1 से 11, यहां से 3 बचेगा तो 11 3 33, और अगला नंबर जो चला जाएगा वो 13। तो 505 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये रहा आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो उसमें 4 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने आपको बताया, और अगर इतने प्यारे से बताया कि मैं जानता हूं अब 2 तो आप बोलोगे सर अब 2 तो हम खुद ट्राई करेंगे। और सिर्फ आपको कौन से नंबर लेना है? सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं। देखिए 5 के बाद मैंने 7 लिया, 6 को नहीं लिया, 7 के बाद मैंने 11 लिया, 8 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, 10 नहीं लिया, सिर्फ 11 लिया, और 11 के बाद 13। मतलब आपको सिर्फ वही नंबर सोचने हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, जो और किसी टेबल में आते वो नंबर आपको नहीं सोचना है। तो पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लेते हैं आपके लिए इसका दूसरा क्वेश्चन। तो 1.2 के अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1.2 के सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, और उसकी जांच भी करनी है, यानी उसको चेक करके भी बताना है। मतलब हम ही सवाल करेंगे और हम ही चेक करेंगे। तो कॉपी चेक करने वाला क्या करेगा? नंबर देगा, और क्या करेगा। चलो शुरू करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक एक नंबर को सॉल्व करेंगे। पहले 26 को लेते हैं, आखिरी में 6 है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे। 2 1 2, 2 3 6, सीधे 13 1 13। तो 26 का आंसर निकला 2 इंटू 13। अगला नंबर है 91। अभी हम निकालना सिखा रहे हैं आपको एचसीएफ, ध्यान रखिएगा। आखिरी में 1 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, आखिर में 5 नहीं है, तो 7 लेंगे। 7 से शायद ये चला जाएगा। 7 1 7, 2 बचा तो 7 3 21, अगेन 13 1 13, यानी कि 91 का आपने निकाला तो वो निकला 7 इंटू 13। तो एचसीएफ हुआ प्यारे बच्चों। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो 2 चीजें दे, 3 चीजें दे, 300 दे, 3 करोड़ दे, जो सब में आपको दिखेगा वही एचसीएफ होगा। देखो जैसे दोनों में हमें क्या दिख रहा है? 13, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी जांच भी करनी है, चेक भी करना है। चलिए चेक करके बता देते हैं। अब इसका चेक भी फाड़ देते हैं हम। तो चेक करने का फॉर्मूला होता है, ओहो हो, चेक करने से पहले एलसीएम तो निकाला ही नहीं है, चेक कैसे होगा? तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, तो एलसीएम निकालने के लिए ध्यान रखिएगा दोनों को एक साथ ले लिया जाता है, एक साथ। अब आप एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले जिसमें जा रहा है उसी में दीजिए, इसमें जा रहा है इसमें दीजिए। 2 1 2, 3 वैसे ही, इसमें नहीं जाएगा। एलसीएम का सीधा सा रूल है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो सबको साथ में लगाओ, बीच में कॉमा लगाओ, जिसमें डिवाइड जाता है उसमें 2, जिसमें नहीं जाता उसको बोलो भैया वैसे ही रहो, बात खत्म। जिसमें डिवाइड जा रहा है 2, नहीं जा रहा है वैसे ही छोड़ दो। अब 13 में देने से पहले इसमें देंगे तो हमें पता है 7 से चला जाएगा, तो 13 को वैसे ही छोड़ेंगे। 7 1 7, 7 21, और अब दोनों से चला जाएगा 13 में, और जहां दोनों से डिवाइड चला गया आखिरी में 1 बनाया, काम खत्म। तो 26 और 91 के आंसर निकले हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। तो मैं आपको बता दूं एलसीएम निकालने के लिए इतने जितने भी नंबर आते हैं सबका इंटू करना पड़ता है। एचसीएफ में आपको दोनों में कॉमन देखना पड़ता था,
एलसीएम में 2 हो या 3 हो, उनका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका आपको इंटू करना है। तो 13 7 से होता है 91, मतलब आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, मैं पीछे से कर रहा हूं, जैसा अपने को इजी लगे वैसा इंटू करिए। 13 7 से 91 और 91 2 जा होता है 2 9 जा 18 यानी 182। इतने बड़े टेबल नहीं आते मुझे भी, वो तो मैंने इंटू करके देख लिया, लॉजिक अब तुम लोग को थोड़ा ना बताएंगे। तो तीनों का इंटू कर लिया अपन ने, और इंटू करके हमें कितना मिला 182। ये रहा पहला क्वेश्चन। अभी तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, अब बाकी है इसकी जांच यानी इसका चेक। तो चलो इसका चेक भी फाड़ के दे देते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं चेक। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। यहां पर ए और बी वो संख्या है यानी कि वो नंबर्स होंगे जो वो आपको देगा। तो उसने हमको दिया था, मतलब बुक में हमको दिया गया था 26 और 91, तो ये हमको दिया गया था 26 और 91। एचसीएफ हमने निकाला था 13 और एलसीएम हमने निकाला था 182। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना है, और अगर दोनों बराबर आ गए तो आपका चेक हो गया। चलिए इंटू कर लेते हैं, पहले इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो रफ में बाकायदा बहुत प्यार से आप इंटू करके देख लीजिए। पहले इनका 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी ओवर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 कट गया ये, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 3 और 2 यानी कि 2 3 6 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है। चलिए अब 91 और 26 को भी कर लेते हैं इंटू। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 कैरी ओवर 2। ओ हो, ये तो बराबर आ गया, मतलब ये हो गया आपका चेक, यानी आपका आंसर सही है। 2 वाला करा, एक 3 वाला भी करके देख लेते हैं। चलिए थोड़ी सी गलती से मेरे मुंह से निकल गया था 3 वाला इसमें होता नहीं, इसमें 2 ही नंबर होंगे। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए पेश है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, फिर हम उसकी जांच करेंगे। तो चलिए सबसे 510 को लिया, आखिरी में 0 है, 2 से दीजिए, 2 2 जा 4 बन गया, 2 5 जा 10 बन गया, 2 5 जा 10, आखिरी में 5 आ गया। पहले 3 से करके देख लेते हैं, 3 8 जा 24 बन गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से करके देख लेते हैं, 3 अब 3 से नहीं जाने वाला है, 5 को ले लो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और आखिरी में 17 1 जा 17। तो 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 को ले लेते हैं, 2 4 जा 8 बन गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। तो 92 के फैक्टर निकल गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। और हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ की। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ होने जा रहा है 2 और 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2। अगर और एक नंबर कॉमन होता तो उसका लिखकर इंटू कर देते, पर नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब निकालते हैं एलसीएम। तो जैसा आप जानते हैं एलसीएम में दोनों को ले लेंगे। इसका मैं एक लाइन बना दे रहा हूं ताकि ये अलग और ये अलग आपको समझ में आ जाए। तो पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी आखिरी में 6 से, तो 2 से चला जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है, मत जान दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ गया। चलिए अब पहले 255 में देंगे, हमने देखा था पहले चला गया था 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 23 वैसे ही, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 23, उसके बाद पहले 17 से होगा और बाद में होगा 23 से। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप एलसीएम लिखने जा रहे हैं तो आपको पता है ना सबका इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब हम इसका इंटू करेंगे, कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यहां तक आता है। हाँ अब इंटू करके देखेंगे। तो 60 का इंटू 17 से करके देख लेते हैं, तो 10 20 यहां तक। अब 10 20 का 23 से हो जाएगा। नहीं आता तो साफ साफ बता देना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो देखिए 23460 ये रहा, इतने सारे मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला है, इसका इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे ऐसे 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 करते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है। अब हमें इसको चेक भी करना है, तो ये रहा एलसीएम और एचसीएफ, और अब करते हैं इसको चेक। तो जैसा कि हम जानते हैं इसको हमें अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम वैल्यूज को रखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं ए और बी, तो ए है 510 और बी है 92, ये वो वैल्यूज। एलसीएम हमारा निकला है 23460 और एचसीएफ हमारा निकला था 2। इनका इंटू और इनका इंटू सेम, पहले इसका कर 206, 2 6 12, 1 गया, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, और इनका इंटू भी अगर ये आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। तो चलिए आ ही जाएगा यार, 592 का मल्टीप्लाई करके यही आंसर तो आया है, समझो चेक हो गया। चल मतलब आपको चलो करके बता देते हैं। चलिए देखो आ गया ना, तो ये हो गया चेक, ये हो गया चेक। तो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल भी लिया, उसकी जांच भी कर ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, किताब आपके सामने रख के देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिर्फ आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा है बस, जो कि हम निकाल चुके हैं, बस जांच नहीं करना है। अभी तक 2 नंबर थे, यहां पर 3 नंबर आ गए और कुछ नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। एचसीएफ अलग अलग 12 का, 2 6 2 3 3 1 तो 12 का निकला 2 × 2 × 3। 15 का देखिए 3 5 15, 5 1 5। 21 का देखिए 3 7 7 1। तो बात करें अगर एचसीएफ की, तो एचसीएफ आप देख पा रहे तीनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या है? 3 है। तो एचसीएफ तो हो गया 3। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों नंबर एक साथ, 12 15 21, 2 6 15 वैसे ही, 21 वैसे ही, क्योंकि बता चुका हूं जब नहीं जाएगा 2 से तो नहीं देंगे। फिर 2 से 2 3 6 15 वैसे ही, 21 वैसे ही। अब 3 से 3 1 3 5 3 7, फिर पहले 5 से क्योंकि 5 छोटा है, और आखिरी में 7 से। तो एलसीएम क्या आने वाला है? 2 × 2 × 3 × 5 × 7 और फिर बाय इंटू, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 67 420। तो ट्राई कर ही लोगे तुम लोग, तो 3 थे, ये निकल गया एलसीएम। एचसीएफ ये निकल गया एलसीएम, चेक करना नहीं है, ये रहा सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में 1.2 के चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें एचसीएफ 306657 का 9 देके रखा है और हमसे पूछा है एलसीएम। अब हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में नहीं कहा गया है, अभाज्य गुणन के बारे में नहीं कहा गया है, तो हम इसमें वो मेथड नहीं लगाएंगे। हम बहुत आसानी से हमारा ये जो चेक करने वाले फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया था, इसके थ्रू हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत आसान चीज है। अगर आपके पास 2 नंबर दिया हो या एलसीएम या एचसीएफ में से कोई भी एक चीज दी हो, तब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के बारे में ना कहा गया हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत आसानी से एलसीएम ऐसे ही रहने वाला है। एचसीएफ 9 पता है, 306657 वैसे ही। एलसीएम निकालना है तो 306657 इंटू से 9 गया डिवाइड में, इससे ये कट जाएगा। 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27। आपके पास है 306 इंटू 73। अब आप इसका इंटू कर दीजिए, तो 306 और 73 का इंटू करने पर आपको मिलने वाला है 7 6 42, 7 3 21, 8 3 9 4 13, 1 गया 2 2, यानी आपका आंसर इसका आ रहा है 22338। फिनिश। तो ये बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने एलसीएम निकाल दिया बहुत आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
आसान है, किताब आपके पास होगी, किताब को पूरा पढ़ लीजिएगा। जब आप चैनल इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो किताब को सामने रखिएगा। 1.2 का 7 क्वेश्चन, तो उसमें आपको सोनिया का वॉकिंग टाइम दिया 18 मिनट, रवि का दिया है 12। कोई कंफ्यूज होना है, आपको सीधे इन दोनों का निकाल लेना है एलसीएम। अब एलसीएम क्यों निकालना है, तो सवाल में आप देखेंगे लिखा हुआ है सेम टाइम, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पर वॉक शुरू करी है, इसलिए हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 12 और 18 का आप एलसीएम लेने वाले हैं। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 9 वैसे ही, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 1 1। तो अगर आप इसका एलसीएम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर वो लोग थे। तो ये रही 1.2 एक्सरसाइज पूरी। अब बढ़ते हैं हमारी 1.3 एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं 1.3 को। तो बढ़ते हैं 1.3 एक्सरसाइज की तरफ। 1.3 एक्सरसाइज को जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। हिंदी में कहा जाए तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा लिखने का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं वीडियो में वो लाइनें बोलकर आपको बताऊंगा, आप उसे नोट करिएगा। सबसे पहले जिस नंबर को वो इरेशनल बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें वहां लेना पड़ेगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा कि लेट अस assume √3 is a rational number। उसके बाद हमें अपने मन से वहां पर 2 और इंटीजर मानने हम लिखेंगे। सो वी कैन फाइंड इंटीजर ए एंड बी। हम वहां पर ए और बी 2 अल्फाबेट मानेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसके बराबर में a बाय बी को लेंगे, उसके बराबर में a बाय बी को लिखेंगे। √3 बराबर लिखेंगे a बाय बी। उसके बाद b को डिवाइड से आप इनटू में लेकर आएंगे तो √3b = a। फिर आप करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्योंकि जब भी आपको रूट हटाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटकर आपको सिर्फ 3 मिलने वाला है, यहां b² बचने वाला है और यहां पर है a²। अब अगर आप सवाल को बहुत ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये 3 जो है a² में आपको डिवाइड होता नजर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि a² डिवाइडेड बाय 3, तो सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। मतलब अगर हिंदी में ये बोलूं तो आप देख पा रहे होगे 3 गुणा से भाग में चला जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ देंगे। 3 जब गुणा से भाग में चला जाएगा तो आप देखेंगे कि 3 का भाग a² में हो रहा है। तो आपको यहां एक लाइन लिखनी है कि a² का भाग 3 में देने पर 3 से a² में भाग जा रहा है तो a से भी 3 में भाग चला जाएगा। तो इस केस के बाद आपको लेना है a बराबर 3c, क्योंकि आपके पास नंबर 3 है तो आपको 3c लेना है और इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप देखेंगे a की जगह आपने रखा 3c, ऊपर स्क्वायर लगाया, 3b² वैसे ही ये 9c² हुआ। तो अब आप 3 को नीचे पहुंचा दीजिए तो 9c²/3, 3 से 9 कट गया तो आप देखेंगे बच रहा है 3c²। तो अब आप देखेंगे ये 3 किसके नीचे जा रहा है, b²। तो सेम लाइन जो आपने यहां a² के लिए लिखी थी वो लाइन आप लिखेंगे b² के लिए कि b² इज डिवाइड 3। तो आप यहां पर वो लाइन फिर रिपीट करेंगे और लिखेंगे कि b² डिवाइडेड बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो जब a में भी 3 से डिवाइड जा रहा है, b में भी 3 से डिवाइड जा रहा है, तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो जाता है, उसका नाम है 3। तो जब ये चीजें हो जाती है तो आप यहां पर लाइन लिख के बताएंगे a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। a और b में एक कॉमन चीज क्या है, 3 है। सो √3 इज अ रेशनल, बट क्योंकि क्वेश्चन में √3 को इरेशनल कहा गया है तो इसके बाद हमें यही लिखना पड़ेगा, हेंस √3 इज इरेशनल। मतलब ये बात एक कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। तो सवाल को शॉर्ट में समझो तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप पहले रेशनल नंबर लेंगे, उसके बाद 2 नंबर a और b अपने मन से मानेंगे, डिवाइड से भी इनटू में जाएगा,
इसके बाद आप देखेंगे बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट के 3 बचेगा, फिर बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा। फिर आप देखेंगे 3 का भाग ए स्क्वायर में हो जाता है तो लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। फिर ए बराबर 3c लेंगे, उसे फर्स्ट में ए की जगह पुट करेंगे, ये 9c स्क्वायर होगा। 3 को नीचे पहुंचाएंगे, 9 को वो 3 बार काटेगा तो बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर मिलने वाला है। इसका मतलब कि अब आप बोल सकते हैं कि 3 का डिवाइड भी बी स्क्वायर में जा सकता है। तो a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर होगा 3, और वो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कि √3 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि पर क्वेश्चन में उसको इरेशनल बोला है तो हम उसको लिखेंगे कि एक कॉन्ट्रडिक्ट है, मतलब एक बात विरोध करती है, इसलिए √3 को क्या कहा जाएगा, रैशनल नहीं कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। उम्मीद करते सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पे √3 हो, √2 हो या √5 हो, किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से आराम से और इजीली कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए लेते हैं। तो जब आप 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सेम चीजें 3 + 2 √5 के लिए भी हो रही है। तो हम वही लाइन को रिपीट करेंगे और लिखेंगे लेट अस एज्यूम, बस यहां से √3 को हटा के नंबर आ जाएगा 3 + 2 √5 कि ये एक रैशनल नंबर है। मतलब वो इरेशनल देगा तो हमें हर हाल में उसे रैशनल मानना है। फिर उसी तरह से ये 2 नंबर ए और बी माने जाएंगे अल्फाबेट। उसके बाद आपको सेम वही करना है कि 3 + 2 √5 के बराबर में a/b ले लेना है। पर यहाँ एक छोटा सा चेंज है, अब आपको वो पूरी मेहनत नहीं करनी है। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आपका √5 हो या √2 हो या √3 हो, ये सिंगल नंबर होते हैं। पर ये नंबर अगर अदर नंबर्स के साथ आएंगे तो फिर सवाल में आपको वो वाली मेथड नहीं लगानी है जो आपने इससे पहले लगाई थी। अब आपको बहुत आसान एक काम करना है कि बस आपको √5 को अकेला कर देना है। तो आप अकेला कैसे करने वाले हैं, a/b को वैसे ही छोड़ेंगे, प्लस का 3 इधर आके होने वाला है माइनस का। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 इसके साथ इनटू में है, इसे पहुंचा दीजिए आप डिवाइड में, तो √5 यही रहने वाला है। 2 को नीचे पहुंचाएंगे तो इस सब के बाहर वो ऐसे आ जाएगा, बस खत्म। आपको सवाल को यहीं छोड़ देना, इससे आगे नहीं करना है। इसके नीचे आपकी वही लाइन आ जाने वाली है जो पहले भी आई थी कि a and b इज अ कॉमन फैक्टर, और फिर दूसरी बात वही कि √5 इज अ रैशनल, बस कॉन्ट्रडिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में रेशनल का है तो फिर आपको उसे रैशनल लिख देना है। लेकिन इससे ज्यादा सॉल्यूशन आपको सवाल में नहीं करना है। ऐसा आपको सिर्फ तभी करना है जब आपका क्वेश्चन सिंगल √2 √3 √5 ऐसा कोई भी नंबर आए, वो पूरा सॉल्यूशन उसी में करना है। अदरवाइज इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक और क्वेश्चन अगला लेते हैं। और क्वेश्चन जब आपके लिए हमने लिया तो आप देखेंगे कि अब यहां पर 1/√2 दिया है, सेम लाइन 1/2 रेशनल है, ए और बी मानना है और कुछ नहीं करना है। फिर से आपको 1/√2 को मान लेना है a/b के, लेकिन जैसा मैंने कहा था आपको बस √2 को अकेला करना है। तो आप √2 को ऊपर इसको पलट दीजिए तो ये √2/1 हो जाएगा, तो ये भी पलट के b/a हो जाएगा। क्योंकि √2 हमें ऊपर चाहिए तो जब हम इसको पलटेंगे तो हमें इसे भी पलटना पड़ेगा। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, √2 बराबर आपका a/b आ गया। सवाल यहीं पर स्टॉप होगा। सेम लाइन a/b इज अ कॉमन फैक्टर और ये रैशनल है, और फिर बाद में हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में रैशनल का है तो ये रैशनल है। मतलब इसमें आपको ज्यादा सॉल्यूशन करने ही नहीं है, ज्यादा सॉल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, अगर वहां पर 1/√2 की जगह वो चेंज कर दे, जैसे आप अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वहां पर 7√5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस यहां पर 7√5 ले लेंगे, 7√5 मानेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रूट को अकेला करना है, √5 यहीं रह जाने वाला है, 7 नीचे चले जाने वाला है। अब तो इसकी भी जरूरत नहीं, ये आपका आंसर। इसके नीचे वही 2 लाइन, a and b इज अ कॉमन फैक्टर और फिर ये इरेशनल है। तो क्वेश्चन के साथ मतलब ये रैशनल है तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, रैशनल। कुछ भी ज़्यादा मेहनत इसमें हमें नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन उन्होंने देख रखा है हमको 6 + √2, उसी का कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके इक्वल में भी सेम लाइन, बस यहाँ चेंज होता जाएगा, 6 + √2 आएगा, 6 + √2 लेंगे, √2 को आप अकेला करेंगे तो √2 यहीं रह जाने वाला है, a/b प्लस का 6 आके माइनस का होगा, सवाल यहीं पे खत्म। और इसके बाद वो लाइन है। बस 1.3 में आपको इतना ही करना है। इसी के साथ 1.3 एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हुई। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 को लेते हैं, चलिए।
तो अगर हम बात करें 1.4 की, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिना डिवाइड के बस आपको इतना बताना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। टर्मिनेटिंग वो जब आपका डिवाइड का आंसर आ जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो जब डिवाइड चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, जिसे अपन शांत और अशांत कहते हैं। शांत संख्या वो जिसका आप आंसर निकाल लेंगे, अशांत जिसका डिवाइड चलता ही जाएगा। तो बिना डिवाइड करे आपसे इससे पूछा है, आप कुछ नहीं करेंगे, रफ में नीचे वाले का 3125 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 से ये नहीं जाएगा, इसको 5 से देंगे। 5 से 30, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। तो 13 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 की घात आ रही है 5। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी भी नंबर के नीचे 5 आए या फिर 2 आए, ध्यान से सुनिएगा, 5 आए या 2 आए, तो आप बिना सोचे समझे उस आंसर का लिख देंगे टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। लेकिन 5 या 2 के अलावा अदर कोई नंबर आया तो आप उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो ये सेल्फ आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैप्टर को उन लोगों में ज़रूर शेयर कर देना जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल से जुड़े रहिए, कोई भी आपकी कोई बात हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।